नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य और ऑफिशियल चैनल पर, जहां तैयारी होगी सॉलिड और सिलेक्शन होगा पक्का। हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आधुनिक बिहार के इतिहास के बारे में। और ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है और हम इसे पार्ट बाय पार्ट करके समझेंगे। तो चलिए आज का ये पार्ट 1 हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है यूरोपीय कंपनी का आगमन। यानी कि बिहार के क्षेत्र में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। बिहार में सबसे पहले आए थे कौन? तो पुर्तगाली आए थे। पुर्तगालियों का जो व्यापारिक केंद्र रहा था वो हुगली रहा था। हुगली बंगाल में पड़ता है। अब पुर्तगाली इसी हुगली से नदी के सारे पटना आया जाया करते थे व्यापार करने के लिए। पुर्तगाली जब बिहार में आए थे तो उन्होंने सबसे ज़्यादा व्यापार किया सोरा का। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ज़्यादा मात्रा में व्यापार किया जा रहा है सोरा का। फिर नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, डच फैक्ट्री। डचों ने 1632 ईस्वी में पटना में अपनी पहली फैक्ट्री खोली। जहाँ पर उन्होंने फैक्ट्री खोली थी उस जगह का नाम था पटना कॉलेज। आज की बात करें तो आज उस जगह को पटना कॉलेज के नाम से जाना जाता है। अब फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो डेनिस फैक्ट्री। डेनिस फैक्ट्री की बात कर लेते हैं। डेनमार्क के लोगों ने, डेनमार्क के व्यापारियों को ही हम डेनिस कहते हैं। हाँ, तो डेनिस व्यापारियों की जो पहली फैक्ट्री रही थी उन्होंने पटना सिटी में खोला था 1774 ईस्वी में, जिसे आज हम नेपाली कोठी के नाम से जानते हैं। आइए इनको पिक्चर में एक बार देख लें। ये रहा पुर्तगाली जो हुगली नदी से अपना क्या करता था, पटना आता जाता रहता था, व्यापार करता था सोरा का। फिर ये डच की जो फैक्ट्री रही थी 1632 ईस्वी में इन्होंने खोली थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेनिस फैक्ट्री 1774 ईस्वी में, जिसे हम आज नेपाली कोठी के नाम से जानते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अंग्रेज़ों का बिहार में प्रवेश। अंग्रेज़ों ने सबसे पहला 1620 ईस्वी में जो फैक्ट्री खोली थी पटना के आलमगंज जगह पर खोली थी। और ये फैक्ट्री खोलती है लेकिन 1621 ईस्वी में बंद हो जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो पीटर मुंडे की यात्रा। जब ये फैक्ट्री बंद होती है तो इसके बाद अंग्रेज़ बिहार से चले जाते हैं, लेकिन बाद में पीटर मुंडी आता है 1632 ईस्वी में। अंग्रेज़ी यात्री पीटर मुंडी जब बिहार में आता है, वह देखता है कि डच जो कंपनी है वो अच्छे तरीके से व्यापार अपना कर रही है, तो ही बाद में जा करके अंग्रेज़ों को बोलेगा। और फिर उसके बाद दोबारा अंग्रेज़ यहाँ पर आएंगे 1651 ईस्वी में। अंग्रेज़ों ने आखिरकार 1651 ईस्वी में अपना पहला स्थायी फैक्ट्री खोल लिया। पूछेगा कि अंग्रेज़ों ने सबसे पहला बिहार में स्थायी फैक्ट्री कब खोला, तो 1651 ईस्वी में इन्होंने सबसे पहला स्थायी फैक्ट्री खोला। पटना के गुलजार बाग में पड़ता है। जो जहाँ पर यह खोला गया था फैक्ट्री, उसे आज हम गवर्नमेंट ऑफ प्रिंटिंग प्रेस के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो फर्रुख सियार का मैग्ना कार्टा 1717। मुगल राजा जो फर्रुख सियार था वो 1717 ईस्वी में अंग्रेज़ों को पूरे भारत में कहीं भी मुफ्त व्यापार करने का अधिकार दिया। यानी कि फर्रुख सियार ने बोला कि 1717 ईस्वी में इसने एक फरमान जारी किया जो भारत में कहीं पर भी अंग्रेज़ लोग क्या कर सकते थे, व्यापार कर सकते थे, जिसे अंग्रेज़ों का मैग्ना कार्टा कहा गया, इस अधिकार पत्र को। नेक्स्ट बात करें पॉइंट की, जॉब चर्नोक। यानी कि साल 1764 ईस्वी में जॉब चर्नोक को पटना फैक्ट्री का अधिकारी नियुक्त किया गया था। पटना फैक्ट्री का सबसे पहला अधिकारी किसे नियुक्त किया गया था, तो जॉब चर्नोक को नियुक्त किया गया था। और इसका टाइम पीरियड था 1680 से लेकर 1681 ईस्वी तक रहा था। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सिराजुद्दौला 1756 ईस्वी। बंगाल के नवाब
अलीवर्दी खां, बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां की जब मौत हो जाती है तो अलीवर्दी खां का जो पोता होता है सिराजुद्दौला, यही सिराजुद्दौला आगे चल के बंगाल का नवाब बनेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है। किसके मरने के बाद? अपने दादा अलीवर्दी खां के मरने के बाद। यानी कि हम कह सकते हैं अलीवर्दी खां के जो उत्तराधिकारी थे इसी के पौत्र सिराजुद्दौला था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, 1757 ईस्वी का बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था, जिसमें अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया और उसके बेटे यानी कि मीर जाफ़र के बेटे को, उसके बेटे का नाम था मीरन, इसको बिहार का उप नवाब बनाया। लेकिन असली जो ताकत थी बिहार के नायाब नाजिम राजा राम नारायण के हाथों में थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो शाह आलम द्वितीय का हमला 1760 ईस्वी में। मुगल शहजादे अली गौहर ही आगे चल करके शाह आलम द्वितीय के नाम से जाना जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो अली गौहर ने पटना को 1760 ईस्वी में घेर लेता है और कैप्टन नॉक्स ने इसे अली गौहर को हरा देता है। और याद रखिए 1760 ईस्वी में ही इसका राज्याभिषेक होता है और तब से ये आलम द्वितीय के नाम से जाना जाता है। यानी कि पहले जो इसका नाम अली गौहर था और 1760 के ईस्वी के बाद से आलमगीर द्वितीय के नाम से जाना जाएगा, मतलब शाह आलम द्वितीय के नाम से जाना जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, मीर कासिम और मुंगेर राजधानी। अंग्रेज़ों ने 1760 ईस्वी में मीर जाफ़र को हटा करके मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया था। अब मीर कासिम ने अंग्रेज़ों से बचने के लिए राजधानी मुर्शिदाबाद से हटा करके मुंगेर यानी कि बिहार में बनाई थी। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे बक्सर के युद्ध के बारे में। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था तो वो बक्सर का युद्ध ही था। इसमें देखा जाए तो अंग्रेजी सेना की ओर से हेक्टर मुनरो जो था नेतृत्व कर रहा था और इसके दूसरे साइड था वो मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला थे और तीसरे थे शाह आलम द्वितीय थे। अंग्रेज़ों ने इन तीनों को हरा दिया, यानी कि हेक्टर मुनरो ने, ऊपर जो मैंने अभी नाम बोले मीर कासिम और शुजा-उद-दौला, और आलम द्वितीय को, शाह आलम द्वितीय को हरा देते हैं। फिर हराने के बाद इलाहाबाद की संधि होती है 1765 ईस्वी में। युद्ध हारने के बाद मुगल राजा शाह आलम द्वितीय को अंग्रेज़ों के साथ संधि करनी पड़ती है, जिससे राजा को, मतलब शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपया पेंशन इनको देना तय होता है और बदले में बिहार, बंगाल और उड़ीसा के जो टैक्स वसूलने का अधिकार था वो अंग्रेज़ों के हाथों में चला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, द्वैत शासन। फिर उसके बाद लॉर्ड क्लाइव यानी कि क्लाइव ने 1765 ईस्वी में बिहार और बंगाल में द्वैत शासन लागू कर दिया था। पूछेगा कि क्लाइव ने डायरकी सिस्टम यानी कि ड्यूअल गवर्नमेंट कब लागू किया था? 1765 ईस्वी में लागू किया था, जिसके तहत राज तो नवाब करेंगे लेकिन टैक्स वसूलने का काम वो किनका होगा? अंग्रेज़ों का होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, बिहार के उप सूबेदार। शासन चलाने के लिए धीरज नारायण यानी कि राजा राम नारायण के भाई थे ये, और राजा शिताब राय को बिहार का कार्यभार सौंप दिया। फिर से बिहार के उप सूबेदार की हम बात कर रहे हैं। शासन चलाने के लिए धीरज नारायण और
राजा सिताब राय को बिहार का कार्यभार सौंप दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, लगान परिषद। साल 1770 ईस्वी में बिहार में टैक्स वसूलने की व्यवस्था को देखने के लिए पटना में एक लगान परिषद की व्यवस्था की गई थी, और उस लगान परिषद के जो अध्यक्ष थे यानी कि हेड थे वो जेम्स अलेक्जेंडर थे। तो आज का ये पार्ट हमारा होता है यहाँ पर समाप्त। अब नेक्स्ट पार्ट हम अगली बार लाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा।